So, Jai Hind everyone. Let's start our current affairs classes. Today we are going to discuss this newspaper of 4th of July. 4th of July क्यों फेमस है? आज वहाँ के आज़ादी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है. Today we have आज भी टॉपिक ज़्यादा है पर बहुत से रिपीटेड टॉपिक है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. वी विल डू इट इन ए वेरी क्विक मैनर. पहला टॉपिक है स्पाइक इन पोल्यूशन लेवल में रेज डेथ रेट. तो डेथ रेट जो है नंबर ऑफ वो इंक्रीज हो रहा है सिटीज में. तो सिंपली वी हैव टू नो कि दिस इज द केस. जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट का ये टॉपिक है. देन वी विल सी दैट द 3 न्यू क्रिमिनल लॉ नेम्ड ओनली इन इंग्लिश. तो यहाँ पे एक पिटीशन कोर्ट में गया है कि जो भारतीय न्याय संहिता है या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ये सब हिंदी में है. तो जो गवर्नमेंट के वकील है जो लॉयर है वो कह रहे हैं कि हिंदी में नहीं है ये इंग्लिश में है. उन्होंने कहा है कि भले वो हिंदी के वर्ड है पर लिखा गया है उसको इंग्लिश के वर्ड्स जो कैपिटल है वो यूज करके. तो दैट्स व्हाई दे आर द नॉट इन द हिंदी. देन वी विल सी दैट राजेंद्र खन्ना इज द एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी. तो ये पीसीएस में पूछ देगा कि अभी जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए ये होगा. बस नाम जानना है क्यों ये अपॉइंटमेंट हुआ है कहाँ हुआ है. दिस इज द मेन थिंग. देन वी विल हैव द स्मार्ट सिटी मिशन पे एक टॉपिक है जीएस पेपर 3 जब इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसका है. इसका डेट बढ़ा दिया गया है. इसमें क्या प्लान था वो थोड़ा सा हम लोग एक नज़र में देखेंगे. After that we will see that the Kharge not allowed to intervene during the PM reply. तो इसमें ये सब चीजें नहीं है. इसमें एक विप के बारे में शायद बताया हुआ है तो वो विप हम देखेंगे कि क्या होता है. विप एक पोस्ट होता है. We will see that what is the whip. आफ्टर दैट जो नेक्स्ट न्यूज होगा कैबिनेट कमिटी रिकॉन्स्टिट्यूटेड. तो कैबिनेट कमिटी का कौन हेड होता है एक बार हम देखेंगे कि मेन डिसीजन मेकिंग जो गवर्नमेंट का होता है वो कैबिनेट कमिटी होती है वो लेती है. तो वी विल सी दैट हु इज द हेड ऑफ द दिस कमिटीज. आफ्टर दैट गैदरिंग शुड बी टाइटली रेगुलेटेड टू प्रिवेंट द हाथरस टाइप ऑफ स्टैम्पिड. स्टैम्पिड मीन्स भगदड़ में जो डेथ होती है वो स्टैम्पिड कहते हैं उसको. तो अगेन रिपीटेड न्यूज है तो जल्दी जल्दी इसको देखेंगे. इस पे लेकिन एक मेंस का क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कंटिन्यूअसली ये न्यूज में है तो इस पे आज का क्वेश्चन इसी पे होगा. आफ्टर दैट वी विल सी दैट द ट्रायल्स मेडिकल एथिक्स एंड द ऑर्बिट ऑफ पावर. तो यहाँ पे मेनली हमारा फोकस होगा जो ट्रायल्स एंड द एथिक्स मेडिकल एथिक्स होता है कि जब आप ट्रायल लेते हैं तो व्हाट शुड बी द एथिक्स ऑफ द दोज ऑर्गेनाइजेशन हु आर कंडक्टिंग ऑल दिस थिंग. तो अगेन इट विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2 जो क्लिनिकल ट्रायल होता है उसका कौन सा रेगुलेशन होता है और उसको एथिक्स में भी हम पढ़ेंगे. ओके एक तरीके से डिजास्टर ही है. मैन मेड डिजास्टर है नेचुरल डिजास्टर नहीं है. कहीं ना कहीं डेथ हो रहा है. डिजास्टर का क्या होता है डेफिनेशन एक दो तरीके का होता है. एक नेचुरल होता है. नेचुरल मतलब कि आपका साइक्लोन आ गया या आपका फ्लड आ गया. मैन मेड हो गया कि मैन ने ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाया या ऐसा गवर्नेंस है जिसके कारण डेथ हो रही है कैजुअलिटी हो रही है. तो उसको मैनेज कैसे किया जाए वो एक मैन मेड जो डिजास्टर होता है उसको मैनेजमेंट की बात होगी. स्टैम्पिड एक क्राउड जो होता है वो भी तो एक तरीके का क्या बोलता है. डिजास्टर के पहले क्या होता है हैजार्ड होता है. हैजार्ड डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है जब कैजुअलिटी स्टार्ट हो जाती है. आप बिना रेगुलेशन के लाखों लोगों को बुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो डिजास्टर कॉज हो सकता है ना. डिजास्टर आपदा ही तो होता है. ये भी तो एक आपदा ही है. हिंदी में आपदा ही कहते हैं ना डिजास्टर को. हाँ दोनों. सोसाइटी का कैसे सोसाइटी जब गॉड मैन पढ़ेंगे तो वो तो हम लोग सोसाइटी में पढ़ा था. जब आप कह रहे हैं गवर्नेंस की कैसे पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए वो गवर्नेंस आ गई. लेकिन जब उसके कारण डेथ हो जा रहा है तो वो आपदा हो गया. और ये डेथ पहली बार थोड़ी हो रहा है. ये स्टैम्पिड हर साल आते हैं. आप देखिएगा कि कभी इस रिलीजियस प्रोसेशन में तो कभी दूसरे रिलीजियस प्रोसेशन में ऐसे डेथ कॉमन है. तो दैट्स व्हाई दिस आर ए टाइप ऑफ द डिजास्टर ही है. इसको मैनेज करना सीखना है. आपदा है. नेचुरल डिजास्टर नहीं है ये मैन मेड डिजास्टर है. इसको इंसान ने बनाया इंसानों के कारण होती है. तो ठीक है आप कह रहे हैं गवर्नेंस में भी आ सकता है और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आ सकता है. ठीक है. देन वी विल सी दैट एन ओवरव्यू ऑफ द फ्रेंच इलेक्शन.
तो फ्रांस में पहला जो इलेक्शन हुआ है उसमें 2 पार्ट में वहाँ इलेक्शन होता है। जैसे हमने ईरान में देखा था ना, रन ऑफ हो जाता है। यहाँ का रूल ही है कि रन ऑफ ना हो तो भी 2 पार्ट में होता है। पहला होता है कि जो 12.5% से ऊपर होते हैं उनको छांटने के लिए एक होता है। अगर 50% से ज्यादा पहली बार में हो गए तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाते हैं। लेकिन 50% से कम है तो हमने ईरान में देखा था कि टॉप 2 को ले रहे थे। यहाँ टॉप 2 को नहीं लेंगे, यहाँ पे 12.5% से ऊपर जितनों ने पाया है उनको उसमें कैंडिडेट के लिए इलेक्ट करते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस। तो थोड़ा सा इसका प्रोसेस हल्का सा देखेंगे जो इसमें न्यूज में दिया हुआ है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द जो नाटो का है 75 ईयर्स कंप्लीट होने वाला है, तो देखेंगे कि इसकी क्या हिस्ट्री है। इस पे 2-3 बुक लिखा गया है। तो जस्ट अबाउट द नाटो, कैसे बना, कैसे सस्टेन कर रहा है, ये हम देखेंगे। दिस विल बी द आवर पार्ट ऑफ डिस्कशन। कल का एक डाउट था कि क्या हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल 105, वहां पे डाउट ये था कि जो वो प्रिविलेज होती है। कल हम लोग 105 डिस्कस किए थे, उसमें ये था कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, जो सांसद या जो विधायक होते हैं, उनको लेजिस्लेचर में बोलने का एब्सोल्यूट फ्रीडम होता है। फ्रीडम का मतलब जो आर्टिकल 19 में आम जनता को होती है, फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, एंड 105 जो होता है वो एमपीज को देता है, एंड आई थिंक 1091 वो एमएलएज को देता है। कुछ उनका भी है, एग्जैक्ट आर्टिकल आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन आ रहा था कि ये जो पार्लियामेंट है उसके अंदर ही उनको ये फ्रीडम दिया जाएगा कि बाहर भी दिया जाएगा। तो ये जो फ्रीडम होता है उनका पार्लियामेंट के अंदर ही होता है। और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, पार्लियामेंट्री वोटिंग्स या वहां पे जो डिबेट होता है वहीं के लिए है। ऐसा नहीं है कि वो पार्लियामेंट के बाहर जाके कुछ भी बोल ले, तो ऐसा उनको फ्रीडम दिया जाएगा। फिर उनके ऊपर नॉर्मल जो केस चलेगा डिफेमेशन का या जो भी केस है वो चलेगा। दिस इज द क्लियर। ओके, क्लियर हो रही है। जो आज का मेन न्यूज है, पहला है कि ये झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन बाहर है। तो जो पुराने चीफ मिनिस्टर बनाया गया था इनको जेल जाने के कारण, तो उनको अब इस्तीफा देके फिर कोशिश हो रही है कि इनको रिस्टोर किया जाए। तो कोई खास न्यूज नहीं है, जस्ट यू शुड नो अबाउट दिस। मोदी जी ने मणिपुर में बोला है, इस पे भी कोई खास नहीं है, जस्ट ए पॉलिटिकल न्यूज की इतना हंगामा हुआ था कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, कि आप मणिपुर पे नहीं बोले हैं। पूरे उनकी स्पीच के दौरान एक तरीके से स्लोगन लगा रहे थे अपोजिशन वाले कि मणिपुर मणिपुर। ऐसा बहुत पहली बार हुआ है मुझे लग रहा है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लगातार 2 घंटे तक स्लोगन लगे। तो फिर मोदी जी ने राज्यसभा में बोला है। फिर भी ये दिक्कत आ गई कि इन्होंने बोला है कि मणिपुर नॉर्मलाइज हो गया है, लेकिन मणिपुर के ही एक एमपी ने 2 दिन पहले जो मोशन ऑफ थैंक्स था उसमें उन्होंने बोला था कि अभी भी स्थिति काफी खराब है, चीजें स्टेबल नहीं है, अभी भी मीटीज एंड कुकीज एक दूसरे के जान के प्यासे हैं। दे आर अभी भी उनमें जैसे है ना सेग्रीगेशन है। एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के एरिया में फ्री होकर नहीं जा सकता। पूरी आर्मी लगी हुई है, पूरी सिक्योरिटी है। तो इस पे डिबेट चल रहा है कि सही क्या है। ठीक है, अपोजिशन इसका विरोध कर रही है कि आपने जो फैक्ट दिया दैट इज नॉट राइट। ये वाला हाथरस वाला ही केस है, जो डेथ नंबर्स है वो बढ़ के अब 121 हो गए हैं। इस पे आगे आर्टिकल है तो वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक स्टडी है, इस स्टडी में ये आया है कि जो पहले कम पोल्यूटेड सिटीज थे उनमें जब पोल्यूशन बढ़ रहा है तो डेथ का जो रेट है उनमें ज्यादा है। जैसे बेंगलोर और दिल्ली का कंपैरिजन इन्होंने किया है, तो दिल्ली में रेट ज्यादा है, ओवरऑल डेथ जो है वो दिल्ली में ज्यादा है क्योंकि पोल्यूशन लेवल वेरी हाई। लेकिन बेंगलोर में पोल्यूशन लेवल कम है, लेकिन अभी जो रेट है इंक्रीज हो रहा है। ये पता चला कि रेट और ओवरऑल पोल्यूशन का लेवल से क्या लेना है। जैसे मैं बोलता हूं कि जैसे किसी का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर्स के रफ्तार से वो रोड पे चल रहा है, तो उसका स्पीड ऑलरेडी 100 है, लेकिन वो जो इंक्रीज कर रहा है वो सिर्फ 100 से 102 जा रहा है। रेट ऑफ उसका इंक्रीज है वो कम है। समझ में आ रही है। एक आदमी 30 की स्पीड से चला रहा है, लेकिन वो 30 के बाद तुरंत 40 का स्पीड पकड़ रहा है, तो उसका रेट जो है वो 10 का है। तो उसका स्पीड कम है पर रेट ज्यादा है। रेट जहां पे ज्यादा है उस सिटीज में डेथ जो हो रहा है दैट इज मोर। इस स्टडी में ये पाया गया जिसमें पहले से पोल्यूशन हाई था वो अब थोड़े से आदी हो गए हैं, तो उनका एक पीक लेवल पहुंच गया है
और नॉर्मली उसमें जो डेथ रेट है वो स्टेबलाइज हो गया है। लेकिन जो अभी तक कम पोल्यूटेंट थे, जैसे बेंगलुरु का इन्होंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे डेथ रेट बढ़ रहा है, जो रेट है वो बढ़ रहा है। जैसे पहले वहां 3 लोग मरते थे, अब 6 लोग मरते थे। दिल्ली में ऑलरेडी 100 लोग मरते थे, वो 102 मर रहे हैं। रेट वहां पे कम है, दिस इज द मेन थिंग। और डेथ का जो मेन रीजन है पीएम पार्टिकल 2.5, ये उनका माइक्रोमीटर में होता है, दैट इज द पार्टिकल होता है जो आपके जाके लंग को ब्लॉक कर देता है, और दैट इज द कॉजिंग ऑफ द सो मेनी रेस्पिरेटरी डिजीज, जो सांस लेने से रिलेटेड होती है वो बीमारियां इनके कारण आती हैं, वो ओवरऑल है। जैसे शिमला का इन्होंने बताया कि शिमला का कम था, ऑलरेडी कम है, लेकिन रेट जो है वो थोड़ा सा इन सब सिटीज में ज्यादा जा रहा है। दिस इज द ऑल अबाउट। यहाँ पे न्यूज आ रहा है कि इन्होंने बोला है कि जो 3 क्रिमिनल लॉ है, अभी 3 क्रिमिनल लॉ क्या पास हुआ है? ति- हम्म 3 नियम अभी हमने लॉ लाए हैं, ऑलरेडी 3-4 दिन से हम यही डिस्कस कर रहे हैं। आप नहीं आ रहे थे तो उसमें हमने कंटिन्यूअली डिस्कस किया है कि जो इंडियन पेनल कोड पहले था उसको हमने रिप्लेस किया भारतीय न्याय संहिता से, और जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था उसको हमने रिप्लेस कर दिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से। और पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको हमने रिप्लेस किया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। जो इंडियन पेनल कोड था वो था कि क्राइम किसी ने किया उसको डिफाइन करेगा कि चोरी क्या होता है, मर्डर क्या होता है, और उसका पनिशमेंट क्या होगा। 2 साल, 5 साल, 7 साल का जो होता है वो इंडियन किसमें था? इंडियन पेनल कोड में था। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, वो प्रोसीजर बताएगा कि उन्होंने क्राइम कर दिया उसके बाद कैसे प्रोसीजर से हम उसको फॉलो करेंगे, किस तरीके से हम कोर्ट ले जाएंगे, किस तरीके से हम वापस उनको जुडिशियल कस्टडी में रखेंगे, और किस नियम से पुलिस उनको ट्रीट करेगी, ये सब चीजें थी। और थर्ड था इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें ये था कि जो सबूत होते हैं वो उसको हैंडल कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किसके पास लेके जाएंगे, कितना उसका एक्सटेंट होगा, और मतलब अथॉरिटी डिफाइन हो जाएगा कि ये वाला काम पुलिस को रहेगा, पुलिस रिकॉर्ड करेगा, फिर इस प्लेटफॉर्म पे देगा, और ये चीजें एक्सेप्टेबल है। जैसे कि किसी में होता है कि वीडियो आप किस तरीके से बना रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, कितने आप क्वालिटी का बना रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, कौन सी अथॉरिटी है जो स्पेसिफाई कर रहे हैं, जो अपना सर्टिफाई कर रही है, ये सब चीजें इंडियन एविडेंस एक्ट में रहेगा। जैसे होता है ना डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे होता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो कैसे ये प्रूफ लिया जाएगा, किस किस चीज का चेक इन किया जाएगा, होता है ना ऑल दिस थिंग। आप देखते होंगे कि किसी के ऊपर केस होता है तो पहले मेडिकली एग्जामिन कराते हैं कि क्या उसका मतलब मेडिकल कंडीशन है, क्योंकि मेडिकली भी कई प्रूफ ऐसे होते हैं जो प्रूफ हो जैसे अब किसी भी केस में है कि उस आदमी ने इतने को वायलेंस किया और वो उस कैपेबल ही नहीं, वो पतला है बहुत आदमी, तो एक तरीके से मेडिकली भी तो प्रूफ होता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। वैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, जैसे कंफ्यूजन आपको ये ना हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये कंटिन्यूअसली हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक में सिर्फ क्राइम को डिफाइन किया है और उसका पनिशमेंट मेंशन है इंडियन पेनल कोड में। फिर इंडियन जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसमें क्या है, प्रोसीजर व्हाट वी हैव टू फॉलो आफ्टर द जो क्राइम है वो कमिटमेंट हो चुका है, कमिट हो चुका है, उसके बाद प्रोसेस है। और इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें हम फॉलो करेंगे कि हाउ वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर टू कलेक्ट द एविडेंसेस, विटनेसेस, दिस इज द 3 थिंग। यहाँ पे कैसे चल रहा है कि आपने जो बनाया वो हिंदी में बनाया है, तो ये कह रहे हैं कि हिंदी में नहीं बनाया है, जो वकील है वो बोल रहे हैं कि इट इज इनटू द इंग्लिश, क्योंकि जितने भी वर्ड है भले ही भारतीय नागरिक संहिता है पर बी है वो बी है, भ नहीं है। आर यू गेटिंग ना? तो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि द कैपिटल, वट एवर द कैपिटल वी हैव यूज, दे आर ऑल फ्रॉम द इंग्लिश लेटर। जैसे साउथ में विरोध चल रहा था ना कि साउथ में तो नो स्टेट नो अबाउट द हिंदी, मैक्सिमम वो साउदर्न लैंग्वेज है, तो वो इसका विरोध कर रहे थे कि पहले इंग्लिश में था आप इंग्लिश में ही रखिए। तो इसको ये दिया जा रहा है कि दे आर रिटन इनटू द विद हेल्प ऑफ द इंग्लिश कैपिटल वर्ड। समझ में आ रही है ये चीजें? यहां पे एक चीज दिया हुआ है एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये क्या होता है? हम्म हम्म सेम वैसा ही है, जैसे कि नॉर्मल जज है,
कभी रिटायर्ड हो गए और जो नए चीफ जस्टिस हैं वो बने नहीं, तो उनके पहले ही रिटायर्ड हो गए, या मानिए चीफ जस्टिस हाई हैं और वो एकाएक बीमार हो गए तो कुछ दिन के लिए नहीं आ पा रहे, वैकेंसीज क्रिएट हो गई, या उन्होंने सडनली रिजाइन दे दिया कोई नया डिक्लेयर करने के पहले, अपॉइंटमेंट के पहले, ऐसे कंडीशन में चीफ जस्टिस का पोस्ट खाली हो जाता है। इस कंडीशन में प्रेसिडेंट उन्हीं जो बाकी के जज होते हैं उनमें से एक को अपॉइंट कर देता है एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस, और इस एक्टिंग चीफ जस्टिस के पास जो पावर, जो सैलरीज एंड प्रिविलेज सब इक्वल होता है चीफ जस्टिस के बराबर। ओके, दिस इज क्लियर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, यहाँ पे बहुत क्लियर रहिएगा। एक एडहॉक जज होता है, वहां पे प्रेसिडेंट नहीं करेगा, वहां चीफ जस्टिस करेंगे विद द परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है कि एडहॉक जज एंड एक्टिंग जज। एडहॉक जज ऐसा हुआ कि जैसे पार्लियामेंट में कोरम होता है कि एक पर्टिकुलर नंबर के एमपी यहाँ प्रेजेंट रहेंगे तभी क्लास चलेगी, उसके नीचे रहेंगे तो क्लास नहीं चलेगी या उनका सेशन नहीं होगा। कोरम जैसे हम क्लास में बना दें कि इतने बच्चे एडमिशन लिए और इतने बच्चे रहेंगे 10% या 20%, तभी हम क्लास लेंगे, उसके बाद क्लास नहीं लेंगे। ऐसे पार्लियामेंट में भी रूल है कि एक नंबर ऑफ जो पार्लियामेंटेरियंस प्रेजेंट होने चाहिए इनटू द पार्लियामेंट या लोकसभा, उसका एक परसेंटेज है, उससे कम होगा तो वो नहीं होता है, तो उसको कोरम कहते हैं। सेम कोरम यहाँ पे जजेज में होता है कि एक जब वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल या कभी भी वो लोग बैठते हैं तो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ जज से कम होगा। जैसे उनकी सेशन होती है बेंच में होती है, कभी 3 जजों का बेंच बनेगा, कभी 5 जजों का बनेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है या हाई कोर्ट की बात होती है, वहाँ बेंचेज होते हैं, नॉर्मल एक जज नहीं देता है, वहाँ पे कई जज का बेंच बनता है। नॉर्मली 3 जजों का बेंच एक होता है हमेशा, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें होती हैं वहां पे अगर पूछताछ होता है तो वहां पे 5 जज का होता है। ठीक है, तो कोरम होता है कि मिनिमम इतने परसेंटेज से कम रहा तो वो हम नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में कोरम को पूरा करने के लिए एडहॉक जज बनते हैं। जैसे नंबर ऑफ जजेज ऐसे कीजिए कि टोटल 20 जज हैं और 7 जजों का तबियत खराब हो गया तो कोरम से कम हो गया, 2-3 जज नहीं आ रहे हैं, तो मानिए कोरम उनका 50 है तो 50 10 होने चाहिए, अब 9 हो गया। तो प्रोसेशन स्टार्ट करने के लिए कम से कम 10 होने चाहिए, तो एक जज को वो एडहॉक पे ले लेते हैं। एडहॉक का मतलब वो हाई कोर्ट का जो जज है उसको बुला के सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे। वो हाई कोर्ट का जज का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, तो उसको एडहॉक पे लाया जाता है, परमानेंट नहीं बनाया जाएगा। जब यहाँ पे वापस ये लोग जज आएंगे तो ये वापस हाई कोर्ट में चले जाएंगे, दैट इज द एडहॉक। समझ में आ गया? एडहॉक के केस में चीफ जस्टिस का डिसीजन फाइनल होता है और कंसल्टेंसी जो होता है वो प्रेसिडेंट से होता है। लेकिन एक्टिंग जज का कौन अपॉइंट कर रहा है? राष्ट्रपति डायरेक्ट कर रहे हैं। जो एक्टिंग जज का प्रोविजन है आर्टिकल 1, एक बार लिखता हूं, 129। हाँ, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। 126 है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे दिया हुआ है कि इट विल बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जब पोस्ट वैकेंट है तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट में अपॉइंट द जज ऑफ द अदर जज। यहाँ पे है जो ड्यूटीज है वो सेम रहेगी, सैलरीज, प्रिविलेज, एवरीथिंग विल बी सेम। नीचे यहाँ पे एडहॉक जज की बात हुई है, 127 में एडहॉक जज की बात हो रही है। यहाँ पे जो कोरम है इनका वो कंप्लीट करने के लिए एडहॉक जज को हम अपॉइंट करते हैं। सिंपल, क्लियर? एडहॉक जज और एक्टिंग जज में डिफरेंस आ गया। केरला में एक प्रोजेक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, एम्फीबियस वेसल प्रोजेक्ट इसको कह रहे हैं, कि एक ही गाड़ी कभी नाव बन जाएगा कभी बस बन जाएगा, वो रोड पे भी चलेगा और वो बीच में अगर लेक आ गया, नदी आ गया या समंदर आ गया तो उसमें भी चलेगा। दिस इज द एम्फीबियस, क्योंकि केरला में जो इनसाइड वाटर लेक है वो बहुत बड़े बड़े हैं, मुश्किल से 100-100 किलोमीटर लंबे वहाँ के लेक हैं। खासकर जो आप जाएंगे ये एल्ले पिज्जा जो है इस एरिया में, या आप कोझिकोड से थोड़ा सा आगे बढ़े, कोस्टल एरिया मैक्सिमम क्या होता है कि समंदर है, लैंड के पीछे से खुरदुरा करके वो पूरा समंदर का पानी चला जाएगा, इसको बैक वाटर कहते हैं। एक बार मैं फिगर बना के दिखाता हूँ। जैसे मानिए ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे है, अब यहाँ पे समंदर है,
यहाँ पे जमीन निकला हुआ है और पीछे से कट करके हल्का सा समंदर का पानी यहाँ घुस जाता है, गड्ढा है कोई एरिया, तो वहां पे बहुत लंबे, क्योंकि समंदर तो बहुत गहरा और उनका वाटर क्वांटिटी बहुत है, जहां पे भी लो लेवल बनेगा तो वो बहुत ज्यादा वाटर का वो हो जाता है, इसको बैक वाटर कहते हैं। उसका जो वाटर, जैसे हमारे तालाब वालाब में तो फ्रेश वाटर होते हैं ना, यहाँ पे होगा मैक्सिमम, अगर एंट्री इधर से है तो ये ब्रेकिस वाटर कहा जाता है, बैक वाटर। कभी कभी होता है कि नदी और ये समंदर का पानी मिक्स होता है इसमें, तो उसमें थोड़ा डाइल्यूशन जो होता है, खारापन कम हो जाता है, लेकिन इन सब एरिया में मैक्सिमम जो होगा वो ब्रैकिस वाटर ही होगा। ब्रैकिस वाटर का मतलब जो साल्ट होगा वो उसकी क्वांटिटी हमेशा फ्रेश वाटर से ज्यादा होगी। क्लियर हो रही है? तो यही है एम्फीबियंस प्रोजेक्ट, केरला की गवर्नमेंट ने अभी 5 करोड़ से स्टार्ट किया है और इसको डिमांड ज़्यादा है, लेकिन बजट के का डिमांड ज़्यादा होने के कारण इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो ये चीज़ इसमें दिया हुआ है। पीसेस के लिए बस आप ये जाने, यहाँ पे जो अभी अपॉइंटमेंट हुआ है, राजेंद्र खन्ना का अपॉइंट हुआ है एट द एडिशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ओके, एंड अभी देखा गया कि विक्रम मिश्री, इनको अभी नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी के लिए हम लोग पढ़े थे, अगेन फॉर द पीसीएस। उपेंद्र द्विवेदी चीफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, तो ये सब चीजें पीसीएस के लिए हैं। हाँ हाँ। नेक्स्ट न्यूज, नो इंडियन इंडस्ट्री प्रेजेंट इनटू द बोर्ड ऑफ द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है? जैसे किसी भी कंट्रीज को अगर उसकी इंडस्ट्री या कोई भी डेवलपमेंट चाहिए तो व्हाट दे नीडेड, दे नीड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट चाहिए ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी कितना एडवांस है। फ्रांस, जापान या जर्मनी या यूएस क्यों आगे हैं, अफ्रीका क्यों पीछे है? जो हम टेक्नोलॉजी है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगी, जैसे कम लोग होके भी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और नॉर्मली अगर प्रोडक्टिविटी कम है तो वहां पे क्या होगी, टेक्नोलॉजी कम है तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और क्वालिटी जो होगा वो उस लेवल का नहीं रहेगा। जो शार्पेनिंग हम मशीन से बना देते हैं, जैसे मुझे ये दीवार कट करवाना हो, किसी 2 मजदूर को बुला के तोड़वाऊं तो वो पूरे 2 दिन लगा के तोड़ेंगे और वो भी खुरदुरा तोड़ेंगे, लेकिन वही मैं कटर मशीन लेके आऊं और वो फटाक से 1 घंटे में काट के चला जाएगा, बस उसको उस तरफ गिरा के हटा देना होगा। ऐसे तोड़ने के लिए वो तोड़ते रहेंगे, ईंट एक एक ईंट को तोड़ेंगे, तो एक तो उनका तोड़ने का क्वालिटी वो खराब हो जाएगा, क्योंकि बगल का भी तो दीवार में दरार आ सकता है ना, आप हथौड़ा से तोड़ेंगे। लेकिन अगर कट करेंगे तो बहुत शार्प कट होगा, एकदम प्लेन दिखेगा, लगेगा कि एकदम अच्छा दिखने में वो सुंदर दिखेगा। प्रोडक्टिविटी के लिए रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्री में यही दिक्कत है कि डेवलपिंग कंट्री के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है और टेक्नोलॉजी में पीछे है, और डेवलप्ड कंट्री के पास रिसोर्च एंड टेक्नोलॉजी आगे है, इसीलिए उनकी टेक्नोलॉजी आगे है, प्रोडक्टिविटी आगे है। अब इंडिया के पास दिक्कत ये है कि हम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में आना चाहते हैं, लेकिन पैसे लगते हैं रिसर्च में। आप एक ही चीज पे रिसर्च 5 साल करते हैं, पूरा साइंटिस्ट लगा देगा, तब जाके उसको कुछ मिलता है, फेल होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप 10 साइंटिस्ट को बैठा के पूरे 5 साल का सैलरी देते हैं तो पैसा लगेगा। उसके पास उनको बहुत सारे नॉलेज चाहिए होते हैं, मतलब कोलैबोरेट करके कि आगे दुनिया में क्या रिसर्च चल रही है उस पर भी उनको पढ़ना होता है। फिर जो ऑलरेडी मशीन है उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ता है, तो पैसे बहुत लगते हैं रिसर्च करने में। फिर रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब वापस खोल के चीजों को देखना, जैसे ये लैपटॉप मुझे मिल गया, मुझे नहीं पता है, तो मैं स्क्रू खोलूंगा, फिर देखूंगा कौन स्क्रू कहाँ लगा है, अच्छा यहाँ पे ये जोड़ा है, तो वैसा ही मशीन बना के मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। मतलब देख देख के सीखना। जैसे आपके पास मशीन दे दिया गया, जैसे ये चेयर है, मुझे नहीं पता है, मुझे नया चेयर ऐसे ही बनाना है, तो मैं खोल खोल के देखूंगा ना, अच्छा ये है, यहाँ बोल्ट ये लगा है, तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं, कि वापस खोल के पढ़ना कि कैसे चीजें बनी हुई है। एक होता है कि खुद आप रिसर्च करते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, आप बिना चेयर देखे आप इमेजिन करके बना दें। एक होता है कि चेयर का मॉडल आपके सामने है और आप देख के उसको कॉपी कर रहे हैं, जैसे यूएस ने बना दिया, अब इंडिया के पास वही सेम टैंक आ गया, तो हम क्या करते हैं,
खोल खोल के देखते हैं कि टैंक कैसे बना है, 10 साल लगा देते हैं सीखने में। पहले हमें लगता है ये ऐसे बनाया, फिर हमारा वो गलत हो जाता है, फिर लगता है कि मेटल इन्होंने ये यूज किया। तो रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोसेस लगेगा, तो उसके लिए पैसे बहुत लगते हैं। अब इंडिया जैसे कंट्रीज में गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेशन है कि वो इतने ही पैसे लगा सकती हैं, कहीं ना कहीं प्राइवेट फंडिंग की जरूरत होती है। तो इंडिया में प्राइवेट फंडिंग बहुत कम था। जैसे यूएस है या ये यूरोपियन कंट्रीज है या जापान है, यहाँ पे प्राइवेट फंडिंग बहुत है। जो प्राइवेट कंपनीज है वो फंड करते हैं, वो अपना रिसर्च अलग से कराते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में मोस्टली गवर्नमेंट का ही आप देखिएगा कि इसरो है, ऐसा नहीं है कि टाटा ओटा ने अपना अलग से कुछ खोल के रखा है। टाटा ने खोल के रखा है, लेकिन जो और भी कंपनीज हैं उनमें नहीं देखा जाते। टाटा का तो एक है, लेकिन जनरली जो यूएस में होता है वो प्राइवेट कंपनी अपना रिसर्च बहुत हाई लेवल पे कराती है, काफी पैसे खर्च करते हैं, इंडिया में नहीं है। तो इंडिया में प्राइवेट फंडिंग लाने के लिए इनटू द रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी हमने लाया है कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक बॉडी बना दिया है, वो रेगुलेट करेगा फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो रिसर्च करना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसके लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट विल बी रेगुलेटिंग। ओके, अब हमारा ये है कि मेनली हम लाना चाहते थे 50,000 करोड़ फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंट सोर्स, एंड आउट ऑफ दैट 36,000 70% हम 5 सालों में लेके आना चाहते हैं। ये एक्ट भी इन्होंने सेपरेट बनाया, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट भी बना दिया, एंड इट इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, क्लियर हो रहा है? तो जो फंडिंग हो रही है उसमें भी अभी हम देख रहे हैं कि ठीक है, इसकी जो बॉडी बनाई गई थी कि जो बॉडी इसको रेगुलेट करेगी, जो बोर्ड बनाई गई थी, इसमें कोशिश था कि इंडिया के भी लोग रहेंगे, लेकिन इंडियंस आर मिसिंग। नो इंडियन इंडस्ट्री इसका रिप्रेजेंटेशन है। जो इंडियंस हैं भी वो मैक्सिमम यूएस के हैं, उनके दादा पर दादा यहाँ रहते थे। मतलब ओरिजिनल जो इंडियंस हैं वो नहीं है, दे आर लैकिंग। तो उसके कारण ये थोड़ा सा मुद्दा बन गया कि आप कह रहे हैं कि इंडियन लोगों को आपको लाना है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना है, और इंडियन कंपनी ही नहीं रहेगी और इंडियन पीपल ही नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाएगी। जैसे 15 मेंबर गवर्निंग बोर्ड है इनका, क्लियरिटी आ रही है? तो मोस्टली दिस इज मतलब ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के ही अंडर में काम कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को ये हो रहा है कि क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि आपको अपने ही लोगों पे फेथ नहीं है। अब मैक्सिमम जो इंडियन ओरिजिन यूएस के लोग हैं या कनाडा में है या यूरोपियन है, उनको आपने जगह दिया है। दिस इज द मेन थिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड। नेक्स्ट न्यूज की बात आ रही है स्मार्ट सिटीज मिशन। यहाँ पे कंटिन्यूअसली इसका डिले हो रहा है। जैसे गवर्नमेंट पहले लेके आई थी, कब इसका स्टार्ट हुआ था, 2015 में लेके आई थी कि हम इंडिया के सारे शहर को लंदन जैसे बना देंगे, ऐसा कुछ हमें सपना दिखाया गया था। वी स्टार्टेड विद द प्लान, और हमने 100 सिटी को लाया था कि 100 सिटी को हम सब कुछ टेक्नोलॉजी बेसिस पे कर देंगे। इनका ऐसा प्लान था कि आदमी घर से बाहर निकालना है, अपना पूरा घर का बल्ब हो, फैन हो, सब कुछ मोबाइल से वो करेगा। मतलब ऐसे रोड सिस्टम हो जाएगा कि सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, वाटर ट्रीटमेंट होगा वो एकदम हाई क्लास का होगा हर सिटीज में। तो 100 सिटीज का पहले प्लान बना था, लेकिन ये कंटिन्यूअसली डिले हो रहा है। जो इसका था ना कि इस ईयर तक हम कंप्लीट करेंगे, पहले बोला था 2019 तक करेंगे, फिर 22 तक करेंगे, फिर 24 तक करेंगे, अभी बढ़ा के इन्होंने बोला है कि 2025 तक हम लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं डिलेड हो रहा है, और जिस तरीके का रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन था वो नहीं मिल पाया है। वैसे इन्होंने खर्च नियर अबाउट 93% ऑफ जो बजट था वो कर दिया है, बट एक चीज और इसके अंदर है, वो जो कोई सिटी है पूरे सिटी का होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं करा है इसके अंडर में। इसके अंडर में कोई पोर्शन लेके डेवलप किया है। जैसे एक एग्जांपल मैं गोरखपुर का दूं गोरखपुर का अगर पूरे गोरखपुर को लेते हैं तो इस पूरे गोरखपुर को नहीं डेवलप किया इन्होंने, किसी एक एरिया को, जैसे गोलघर को ले लिया, बस वहां पे इन्होंने ये फैसिलिटी दिया है। तो इसके लिए भी काफी कंटिन्यूअसली ये क्रिटिसिज्म में था। नियर अबाउट इनके अंदर 8,000 प्रोजेक्ट थे। 8,000 में नियर अबाउट 7,170 तक कंप्लीट किया है। बैलेंसिंग प्रोजेक्ट जो है वो 830 है।
चीजें समझ में आ रही हैं? बस इसमें ये जानिए कि इसका स्टार्ट कब हुआ था, अगर प्रीलिम्स में पूछेगा तो टाइम पूछेगा, और अभी जो इंक्रीज करके इन्होंने करा है वो कितना किया है। दूसरी चीज ये पूछ सकता है कि नंबर ऑफ सिटीज कितने हैं, 100 सिटीज को इन्होंने रखा था। दिस इज द मेन थिंग। नेक्स्ट न्यूज यहां पे आ रहा है कि स्पीकर फॉर्म्स कमिटी टू फ्रेम रूल्स ओथ टेकिंग ऑफ द मेंबर। पहले होता था, जैसे माना जाता था कि आप ओथ टेकिंग के लिए जा रहे हैं तो नॉर्मली आप जाके ओथ ऐसे ही लेते थे कि मैं संविधान के प्रति अपना पूरा फेथ रखूंगा, फॉलो करूंगा, ऐसे था, और आप चले आते थे मैक्सिमम जय हिंद बोल के। लेकिन अभी हमने देखा है कंटिन्यूसली जो 10 साल में जय श्री राम बोलना स्टार्ट किया, फिर लोगों ने और चीजें बोलनी स्टार्ट की, तो अभी हम देख रहे हैं कि हर एमपी जाके कुछ एक्स्ट्रा चीजें बोला है। दैट इज नॉट गुड। जैसे ओवैसीद्दीन अवासी इस बार गए हैं तो उन्होंने बोला है जय फलस्तीन, फिर एक बीजेपी के मेंबर ने बोला है कि जय हिंदू राष्ट्र। तो कहीं ना कहीं चीजें डेविएट हो रही हैं। जो हमने बनाया था एक पार्लियामेंट्री एक प्रिविलेज या जो भी हमने तरीका एक होता है ना कि डेकोरम फॉलो करने का, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा है। तो उसको लेके स्पीकर ने एक नई कमेटी बनाई है कि देखिए आप इससे ज्यादा डेविएट मत होइए। जैसे रवि कुमार, यहाँ क्या है, यहाँ के रवि किशन, तो रवि किशन जाके बोले जय भोजपुरी, तो हर आदमी अब जाके कुछ ना कुछ अपना लेके आ रहा है बोलने के लिए। होता है ना कि दे आर डेविएटिंग फ्रॉम द मेन कोर जो हमारा प्रोसीजर था। ऐसे हम होता है ना कि एक तमाशा बनाने लगते हैं चीजों का कि कोई आके कुछ और बोलेगा तो एक जो हमारी एक गरिमा होती है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट है हमारा ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्री करता है, और उसको जो गवर्न करना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे जो मेंबर है वो कमिटी है वो बनाया गया स्पीकर के द्वारा। तो जो स्पीकर जो रूल्स पार्लियामेंट को कंडक्ट करती है वो स्पीकर उसका मेन हेड होता है, उसके अंडर में ही ये सब चीजें होती हैं। तो ये यहाँ से क्लियर होगा। ये भी न्यूज पॉलिटिकल है। इसमें एक है कि यहाँ पे बोला है कि चीफ विप ऑफ द कांग्रेस जयराम रमेश। तो विप क्या होता है? विप का कभी आप लोगों ने सुना है? हम्म, ठीक है। हम्म, जैसे कोई भी पार्टी जाती है उसके मेंबर होते हैं 50, 100, 200, 500 ऐसे हो सकते हैं। 500 अभी तक किसी के नहीं हुए। जो मैक्सिमम मेजोरिटी है वो 340 आसपास के गई है, ठीक है। हाँ, 452 गई थी, सॉरी मैं 300 बोला, 452 थी जब ये, हाँ मैं भूल रहा हूँ, मैं देखना पड़ेगा। राजीव गांधी के टाइम पे मैक्सिमम थी 400 कुछ थी, आई फॉरगेट द एग्जैक्ट नंबर। तो ऐसे कंडीशन में होगा कि जब मेरे मेंबर जाएंगे तो उनको गवर्न कौन करेगा। बात ये है कि हु विल बी गवर्निंग द थिंग। तो एक विप बना दिया जाता है पार्टी का। पार्टी का विप वो होता है जो डायरेक्शन देगा कि आपको इस पे ऐसे बोलना है, आपको इस पे ऐसे वोटिंग करनी है। मतलब एकदम पूरा स्पीच नहीं लेगा, लेकिन आपको किसी बिल के प्रति आपका पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा ऐसा वो डायरेक्शन देता है अपने मेंबर्स को। वो ये भी इंश्योर करता है कि जो मेंबर्स हैं वो बैठे सेशन में और पार्टिसिपेट करें, ये नहीं कि एब्सेंट होकर वो घूम रहे हैं। तो जितनी भी डिसिप्लिनरी थिंग होती है वो उसके लिए एक पोस्ट बनाया गया, उसको चीफ विप कहते हैं, विप ऑफ द पार्टी। आपने ये सुना होगा कि डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द डिफेक्शन लॉ, दल बदलू लॉ जो होता है उसके अंडर में होता है ना, वो डिफेक्शन का कंडीशन डिस्क्वालिफिकेशन अगर विप का बात नहीं माने तो भी हो जाता है। मतलब विप के डायरेक्शन के अगर अगेंस्ट में आप जाके वोटिंग करते हैं या फॉलो नहीं करते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल, जिसको दल बदलू लॉ डिफेक्शन लॉ कहते हैं, दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जब जब 10th शेड्यूल आया, जब डिफेक्शन लॉ आया, तब विप उसमें डिफाइन किया गया कि व्हाट विल बी द विप, एंड पार्टी को भी तभी डिफाइन किया गया। तब तक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पार्टी का भी डिफिनीशन नहीं था, पार्टी मेंशन नहीं था। क्लियर हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था जब तक 10th शेड्यूल नहीं आया। 10th शेड्यूल जो है वो लॉ डिफाइन करती है कि व्हाट विल बी द पार्टी एंड व्हाट विल बी द विप। ओके, नेक्स्ट न्यूज है कि कैबिनेट कमिटी रिकॉन्स्टिट्यूटेड एनडीए पार्टनर्स ऑन द बोर्ड। कैबिनेट कमिटी क्या होती है?
कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो 8-10 मेन मिनिस्टर होते हैं, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया। ऐसे जो मेन मेन मिनिस्ट्री होता है उनको मिला के हम कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं ऊपर। उस कैबिनेट मिनिस्टर में से मिला के 4-5 को हम मेन मेन कमिटी बना लेते हैं। जैसे कि एक कमिटी है कैबिनेट कमिटी ऑन द अपॉइंटमेंट, तो जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होंगे सेक्रेटरी या बड़े लेवल पे या इनके एडवाइजर मिनिस्ट्री के होते हैं, वो कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट करती है और इसका जो हेड होगा वो पीएम होगा। मोस्ट ऑफ द कैबिनेट कमिटी का जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं। कुछ कुछ का दूसरों को दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पे कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन जो होम मिनिस्ट्री को दे दिया गया है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसको घर कहाँ मिलेगा, कैसे बंगला मिलेगा, इसका ये है, तो ये इनके पास है। लेकिन कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी पीएम हेड होंगे, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स पीएम हेड होंगे। एक दो जगह सिर्फ दूसरों को बनाया गया, जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन द पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये राजनाथ सिंह को बना दिया गया है। तो यहाँ पे दो को छोड़कर आप देखिएगा कि मैक्सिमम जो है वो जो है हेड बाय द मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट कमेटी ऑन द पॉलिटिकल अफेयर्स कौन बना दिया गया? मोदी जी। तो दो चीज को याद रखिएगा, कैबिनेट कमेटी जो अकोमोडेशन है उसके इस समय जो है वो होम मिनिस्ट्री है, और जो कैबिनेट कमेटी ऑन द पार्लियामेंट्री अफेयर्स है इसके जो है वो डिफेंस मिनिस्टर है। बस ये पूछ सकता है, वरना सबके जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो जो अलग होता है वही उठा के पूछ देते हैं। तो ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। अभी तो 7-8 बनाए हैं, 7-8 कमिटीज बने हैं। और अच्छा आप मिनिस्टर पूछ, टोटल मिनिस्टर मिनिस्टर तो मुझे लग रहा है 14-15 अभी हैं। एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर एकदम फ्लूइड भी नहीं होता है, मतलब एग्जैक्ट। कभी कभी एक ही, जैसे प्राइम मिनिस्टर 2-3 पोस्ट को लेके रखते हैं, तो ऐसे में कैबिनेट मिनिस्टर होता है कि नंबर आप घट जाएगा। कभी कभी होगा कि एक ही मिनिस्टर, जैसे जितेंद्र सिंह है तो उनको कई कैबिनेट मिनिस्टर में भी रखा है, कई जगह इंडिपेंडेंट चार्ज भी देके रखा है। तो इन दैट केस ये फ्लक्चुएट होता रहता है। लेकिन जनरली जो कैबिनेट मिनिस्टर का नंबर होता है 10 to 15 होता है, 10 से 15 के बीच में होता है। और जो कैबिनेट कमिटी होती है वो होती है नियर अबाउट 8 से 10 के बीच में। वो भी फिक्स नहीं है, दैट कुड फ्लक्चुएट, कई बार उसको वो डिजॉल्व भी कर देते हैं। हाँ, ओवरऑल मिनिस्ट्री का साइज जो है वो मैक्सिमम है। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री भी नंबर ज्यादा है, लेकिन ये है कि कई अपॉइंटमेंट ऐसे हैं जो मल्टीपल हैं, एक ही आदमी को कई जगह भी असाइन किया है। तो अभी देखना पड़ेगा इस पे कि कितना अभी फाइनल होता है, उसके बाद देखते हैं। 46th यूनेस्को हेरिटेज पैनल जो होने वाला है वो इंडिया में होने वाला है। दैट विल बी इनटू द दिल्ली भारत मंडपम, 21 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में होगा। तो ये हम जब होगा तब देखेंगे। अभी सिर्फ ये जानिए कि अभी क्या होने वाला है, और आगे का जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो इस पे आर्टिकल आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे एक रिसर्च चल रहा है कि हाउ दिस ओवरऑल जो इवॉल्व हुआ है अर्थ या पूरा यूनिवर्स, उसके फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि एक थ्योरी है कि बिग बैंग इवेंट हुआ था, बिग बैंग के बाद पूरा एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जो गैसेस मटेरियल थे वो धीरे धीरे ग्रेविटी के पास आने स्टार्ट हुए, उसके बाद गैलेक्सी बनना स्टार्ट हुआ। डिफरेंट टाइप ऑफ गैलेक्सी है, जैसे कोई डिस्क गैलेक्सी होगा, कोई स्पाइरल गैलेक्सी होगा, कोई पैराबोलिक होगा। जो रिसेंट वाला माना जा रहा है वो है स्पाइरल गैलेक्सी, और इट इज ड्यू टू द ग्रेविटी। जो उसका क्लम्प बना, क्लम्प मतलब जो गैस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है और धीरे धीरे पास आने लगता है, उसको नेबुला क्लम्प बोलते हैं, नेबुला। ओके, और उसी के कारण धीरे धीरे वो कन्वर्ट होती है इनटू द गैलेक्सी। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये जानिए कि जो लेटेस्ट गैलेक्सी अभी हो रहा है वो स्पाइरल गैलेक्सी ऐसा माना जा रहा है। ये इतना डीप में नहीं जाना है, लेकिन जस्ट ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो अभी आ रही है। Next news, it is the avoidable tragedy. Gathering should be tightly regulated to prevent Hathras type stampede. ऑलरेडी हम लोग कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं कि वहां पे दिक्कत क्या था। जो इंफॉर्मेशन बताया गया था और जो नंबर ऑफ वहां पे इकट्ठा हुए थे लोग, काफी डिफरेंस था। जो तैयारी थी वो 80,000 की थी, लोग आए थे 2.5 लाख। जहाँ पे जो एवेन्यू था वहां पे 80,000 लोग बैठ सकते थे, लेकिन लोग जो आ गए वो 2.5 लाख आ गए। दूसरी चीज ये है कि जो
वहां की एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो एक तरीके से जब भी परमिशन देना होता है उसके पहले उनसे एक बार ड्रिलिंग करवाते हैं कि एक बार आप अभ्यास करके देख लीजिए कि इतने लोग आ रहे हैं तो आप कैसे मैनेज करेंगे। ये सब मिसिंग था। कॉज यहाँ पे दिया हुआ है, कल भी बताया था आपको कि जो वहां पे आए थे उनके पैर की मिट्टी लेने के लिए लोग एक साथ दौड़े और एक दूसरे के पास कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम अराउंड द फीट ऑफ द प्रीचर। अब जो प्रीचर है उनका नाम सूरजपाल असली वाला है और अलग अलग नामों से जाना जाता है, नारायण, साकार हरि एंड भोले बाबा के भी नाम से वो जाने जाते हैं। मेन हमारे लिए है, मेंस के लिए यहाँ से यहाँ तक कि जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एम्बुलेंस की, वो मैक्सिमम जो स्टैम्पीड इंडिया में होता है वहां पे मिसिंग होता है। पहला चीज ये है लकुना, ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। दूसरी चीज ये हो रहा है कि जो प्रोएक्टिव स्टेप्स टेकन टू विजिलेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते थे, ड्रोन यूज कर सकते थे कि देखने के लिए कितना कहाँ पे क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन यूज कर सकता था। टेक्नोलॉजी का मिसिंग था। एंड जो कम्युनिकेशन कंटिन्यूअसली होता है ना कि एक दूसरे से बताते रहते हैं कि यहाँ पे इतनी भीड़ है, ऐसे संभाली जा सकती, ऑल दिस थिंग वर मिसिंग। वहां पे ये सब चीजों का कहीं ना कहीं मिसिंग था। और ये वाली चीजें यूपी एडमिनिस्ट्रेशन में जो कंटिन्यूअसली हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि व्हाट द स्टेप वी शुड टेक। पहली बात की जो डेथ हो गई है वो हो गई है, अब कंपनसेशन देना चाहिए। कंपनसेशन जिनके घर वाले हैं उनको मिलना चाहिए, और कंपनसेशन का जो भार है वो ऑर्गेनाइजर पे आना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने आगे लिखा है कि इतनी ज्यादा इंसेंसिटिविटी थी कि जो वो बाबा थे वो तुरंत चले गए। भगदड़ लोग मच रही है, होता है ना कि उनके बातों से लोग मान सकते हैं, रोक सकते हैं, वो देवर लिविंग द प्लेस कि जो हो रहा होता है ना कि मैंने ऑर्गेनाइज किया, कोई घटना घटती है तो मैं रह के संभालने की कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ डेथ कम हो जाए, लोगों में जो असंतोष की भावना है वो कम हो जाए। वो उन लोग वहां से जो ये घटना हुई उसके बाद उन लोगों ने छोड़ के दूसरे शहर में जाके अपना उनका प्लान था प्रीच करने का। दिस इज द इनसेंसिटिविटी। तो ये सब चीजें वहां पे हमने देखा है कि डॉक्टर्स जो लोगों का मतलब नॉर्मल टाइप का मेडिकेशन नहीं दिया गया, और मैक्सिमम जो लोग वहां गए थे दे वर फ्रॉम द पुअर बैकग्राउंड एंड द देयर कंडीशन, जो उनकी एक तरीके से स्टेटस सोशल है या इकोनॉमिक है, दैट इज वाज वेरी पुअर मोस्टली। तो ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर हो रहा है? इस पे एक मेंस का क्वेश्चन लिख लीजिए, कल लिख के लाइएगा आप लोग। Discuss the systemic failure that led to tragic stampede at the religious congregation. सिस्टमिक मीन्स होता है कि जो सिस्टम का एकदम कोर फीचर बन गया हो, जैसे नहीं होता है कि एकदम वो पार्ट बन गया है। सिस्टमैटिक तो अलग हो गया, सिस्टमिक एक एक स्पेसिफिक वर्ड ही है। सिस्टमेटिक तो एक तरीके से थोड़ा अलग होगा, ये यूज होता है जब कहीं पे कोई सिस्टम का अंग हो जो उतना वर्क नहीं कर रहा है। इन हाथरस उत्तर प्रदेश, व्हाट मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट इन फ्यूचर? पॉलिटिकल सपोर्ट लिख सकते हैं बिना किसी पार्टी का वो करे, आप तो सारे पार्टी को कर रहे हैं ना, तो इसमें पॉलिटिकल सपोर्ट तो होता ही है। हाँ 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 हाँ, ऊपर तक है, तो ये तो होता ही है, ये लिख सकते हैं पॉलिटिकल जो उनका कनेक्शन होता है। क्वेश्चन पूछ भी रहा है कि व्हाट इज द डिस्कस द सिस्टमेटिक फेल्योर लेड टू द ट्रेजिक, तो यहाँ पे कॉज ही बताना है, फिर आपको ये बताना है कि इसका स्टेप्स क्या होगा। व्हाट आर द स्टेप्स मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिवेंट सच, तो पहला क्लियर है। पहला लिखना है कि व्हाट इज द कॉज, दूसरा लिखना है कि फ्यूचर में ऐसी चीजें ना हो तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए। क्लियर कट यहाँ पे डिमांड दिया है, 3-4 पॉइंट आप लोग कॉज में लिखिएगा कि क्या क्या कॉजेज हैं। यहाँ पे हाथरस का भी एक एग्जांपल ले लीजिएगा कि पहले से ही तैयारी नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन का पहले से इंफॉर्मेशन नहीं था, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं था। तो एडमिनिस्ट्रेशन का हम्म हम्म
वो ग्रांटेड लेके चलती है एडमिनिस्ट्रेशन की, अपने आप सब सही हो जाएगा। दिस इज वही तो लिखना है आपको, व्हाट आर द कॉज फैक्टर में देगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोएक्टिव मेजर होता है वो नहीं ले पाती है। पहले से उनको देखना चाहिए कि कैपेसिटी क्या, चेक कर लेना चाहिए था ना कि इतना आ रहे हैं, काउंटिंग करवा लिए होते कि इतना आ गया। वो तो भाग्य भरोसे बच जाते हैं ना, होने के चांसेस तो जहाँ अगर जैसे आपका कैपेसिटी कम है इस रूम का और इसमें आप 200 लोगों को बैठा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पहले ही आपका डिसीजन गलत है। आपका हमेशा कैपेसिटी के अनुसार होना चाहिए। कभी भी चांस होती है ना कि लोगों को किसी को फैंट हो जाए, चक्कर आके गिर जाए, बीमारियां हो जाए, सफोकेशन होने लगे, ये सब चीजें हो सकती हैं। वो नहीं हुई, आदमी बच के निकल गया, वो अलग बात है, लेकिन चांसेस तो होते हैं ना। तो यू हैव टू केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग। फिर उसके बाद स्टेप्स क्या क्या आप फ्यूचर में स्टेप्स बता सकते हैं कि कैसे, जैसे एम्बुलेंस प्रिपेयर्डनेस जो हमेशा होनी चाहिए वहाँ पे, एक तरीके से पहले ही ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए कि एक बार आप पहले ही करवा के सब चेक कर लीजिए। होता है ना, एक ड्रिल कर लेते हैं पहले ही ट्रायल के रूप में, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। तो ये स्टेप्स में होगा। क्लियर हो रहा है? हम्म। बहुत ज्यादा होते हैं, वो तो किया ही जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों का काम तो है कि एडमिनिस्ट्रेशन वेरीफाई करवा लेना। जब इतने बड़े लेवल पे वो दे रहा है तो कुछ ना कुछ पुलिस प्रशासन लगा ले पहले से। हाँ, इसका मेन रीजन ये भी है कि पहले से ही जो ह्यूमन रिसोर्स है, स्टाफ है, वो कम होते हैं। उनकी भी मजबूरी है, पुलिस का अब नंबर ही पहले से कम है, सफिशिएंट नहीं है। अब उसी पुलिस को उनके मेन डिफरेंट एरिया में देखने होते हैं। खुद का लोकल कहीं पे नेता है उसके पीछे लगे हैं, कोई नेता का ऑर्गेनाइजेशन है उधर लगा लिया, फिर गॉडमैन लोग हैं, बाबा लोग हैं, उनका अलग लगा लिया। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपके पास मैन पावर नहीं है तो आप उनका इंश्योर करें ना, परमिशन ही मत दीजिए। परमिशन दीजिए तो उनसे कहिए कि पहले आप दिखाइए कि आपके पास संभालने के लिए कितने लोग हैं। हम्म। बहुत ज्यादा होंगे, हाँ, ये न्यूज में भी है कि जो वहाँ के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि ज्यादा है। तो दिस इज द अदर थिंग, मतलब आप वहाँ पे तो लोगों को लाशें ही नहीं मिल रही हैं, ये भी दिक्कत है। तो ये सब चीजें हैं, दिस इज द कॉमन थिंग। लेकिन हमें ये बताना है यहाँ पे कि इसके रीजन क्या होते हैं। तो यहाँ पे और दूसरा है कि क्या क्या स्टेप लिया जाए कि ऐसा नहीं। तो आपको आपको ऐसे लिखना है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उस तरीके से आपको आंसर लिखना है। अच्छा, ये दिक्कत तो है, रिपोर्टिंग का तो इश्यू है। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज की बात हो रही है, ट्रायल्स मेडिकल एथिक्स एंड द ऑर्बिट ऑफ पावर। यहाँ पे ये हो रही है कि जो भी एक दिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना कि कोई भी वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन बनाने के पहले ट्रायल्स होती है। ट्रायल्स का पहला रूल होता है कि जब भी आप जिसको यूज कर रहे हैं किसी इंसान को, तो पहले उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर होता है कि उस आदमी को पूरी तरीके से बताएं कि उसको क्या क्या बीमारी हो सकती है, क्या क्या हम उसके मरने के बाद करेंगे, और क्या क्या बीमारी होगी तो हम क्या क्या उसके लिए उपाय करेंगे। ये होता है टोटल। इन्फॉर्म कंसेंट मैक्सिमम मिसिंग होता है। ऐसे ट्रायल्स में मैक्सिमम गरीब लोगों को लिया जाता है जिनको पैसे की बहुत जरूरत होती है, वो लोग हाँ बोल देते हैं पैसा देख के। दूसरी चीज यहाँ पे होती है कि इनरोलमेंट ऑफ द वल्नरेबल पॉपुलेशन अमंग द स्टडी पार्टिसिपेंट्स। मैक्सिमम जो होते हैं वो वल्नरेबल पार्टिसिपेंट होते हैं। वल्नरेबल का मतलब जो पहले से ही कमजोर हो, ऑलरेडी वीक हो और पिछड़े हो, ऐसे लोगों को लिया जाता है। नॉन रिपोर्टिंग ऑफ द एडवर्स इवेंट, अगर कोई बीमारी हो गई, कुछ तबीयत खराब हो गया या किसी का डेथ भी हो गया, तो ये नहीं कहेंगे कि ट्रायल में मेरे पार्टिसिपेंट थे, वो इग्नोर ही कर देते हैं, वो नहीं मानने को तैयार होते हैं, ये सब रिपोर्टिंग दी ही नहीं जाती। ये दिक्कत है, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ द एडवर्स इवेंट। बीमारी भी हो जाए तो वो नहीं रिपोर्ट करेंगे कि ये किसी मेरे ही ट्रायल से है, ये सब छुपा ली जाती है। तीसरी चीज है ये लैक ऑफ मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप, कि जैसे मैं किसी ट्रायल में गया और मेरी तबीयत 3 साल बाद खराब हो जाए, तो नॉर्मल जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वहां पे फॉलो अप करते हैं कि वो आदमी कैसे है, बीमारी भी जानने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हीं के रिसर्च को अच्छा हो। जैसे 3-4 साल बाद भी तो साइड इफेक्ट आ सकते हैं, तो ये सब चीजें होती हैं वो फॉलो अप के थ्रू होती हैं। समझ में आ रहा है? ये दिया है इसमें कि मैक्सिमम ये सब चीजें इंडिया में मिसिंग होती हैं।
और इसके कारण जो वैक्सीन भी हम लोग बनाते हैं वो उतना इफिशियंट इफेक्टिव नहीं होता है, उसका साइड इफेक्ट आने लगता है। आप जब फॉलो अप करेंगे तभी तो जानेंगे कि बाद में क्या बीमारी हो रही है, तभी तो आप उसका इलाज करेंगे, या तभी तो आप अपने मेडिसिन को रेक्टिफाई करेंगे। जो चीजें हैं फिर से आप बदलेंगे कंपोजिशन को। तो ये सब चीजें मिसिंग है। और यहाँ पे देखिएगा कि मैक्सिमम जो अप्रूवल कई बार दे दिया जाता है, मेन जो एजेंसी है सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इस सब चीजों को अप्रूवल को इतने सीरियस से नहीं लेता है। यहाँ पे ये बात हो रही है। अब दिक्कत ये है कि इसके लिए हो कि कुछ अंदर के ही लोग बोले, जो अंदर के ऑफिसर है तब बोलेंगे तब तो होगा। लेकिन ऐसे चीजों में पैसे बहुत मिलते हैं जो अंदर के ऑफिसर्स होते हैं, और वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने दिया एथिक्स का, कि कई ऐसे ऑफिसर रहे हैं जो पास्ट में उन्होंने स्टेप लिया है, लेकिन उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है सत्येंद्र दुबे। ये इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर थे जब ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड प्रोजेक्ट चल रहा था, जो चारों कोने को तो वहां पे ये चीफ इंजीनियर थे बिहार में। तो ये इन्होंने देखा कि करप्शन हो रहा है, तो इन्होंने लिख के प्राइम मिनिस्टर को बता दिया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, 2003 में अभी ये स्टार्ट हुआ था, तभी की बात है। लेकिन दिक्कत यह है कि उनका इंफॉर्मेशन लीक हो गया। उन्होंने चुपके से लिखा अटल जी को कि ऐसे ऐसे होता है, पीएम ऑफिस से ये इंफॉर्मेशन जो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर थे उनको मिल गया, तो उनको उन्होंने मार दिया, मर्डर कर दिया। लेकिन ऐसे इंफॉर्मेशन देने से भले इनका डेथ हो गया, लेकिन कितने लोगों की जान बच जाती है। रोड खराब होता है, एक्सीडेंट होता है, थाउजेंड्स ऑफ पर्सन डाई होता है ना, लोग पीपल डाई। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की कमी है जो इंटरनली, इनको कहा जाता है कि दे आर द विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर क्या होता है? विसल ब्लोअर का कौन, हाँ, विसल ब्लोअर का है कि इंटरनली वो वर्क कर रहा है, लेकिन बाहर जाके वो बता देगा कि इंटरनली ये चीजें दिक्कत हो रही हैं। जैसे एक और का एग्जांपल दिया है, सनमुगम मंजुनाथ। ये एक आईआईएम से किए हुए, हाँ, ये आईआईएम से करके जो पेट्रोलियम इंडिया का मेन ऑर्गेनाइजेशन है, ऑयल इंडिया आई थिंक, उसमें ये काम कर रहे थे, चीफ वो इंस्पेक्शन ऑफिसर थे। तो वो देखते थे कि जो करप्शन हो रहा है, जैसे कि तेल में मिक्स अलग से, ये पेट्रोल एंड डीजल में अलग से मिक्स करा के बेचते थे, तो लोगों का एक तो पैसे का घाटा लगता था, दूसरी चीज है कि उनकी इंजन खराब हो जाती थी, और भी काफी ये लोग मिक्सिंग करते थे। तो इन्होंने इंटरनली जाके बताया था। तो बाद में इस पे काफी कमिटी बैठी थी और काफी इस पे इंस्पेक्शन हुआ था, तो इम्प्रूवमेंट हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें इन सब ऑर्गेनाइजेशन में मिसिंग है, बहुत कम इंडिया में बची हैं। दूसरी चीज इसका ये रीजन है कि जो लॉ इनको बचाने के लिए है, जैसे विसल ब्लोअर कोई वो बन गया, जैसे विसल ब्लोअर कोई इंटरनली ऑफिसर है, वो जाके बता दिया ऊपर वाले डिपार्टमेंट को या मिनिस्ट्री को। तो पहले एक लॉ था जो उनको बचाता था कि उनके खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए। खुद डिपार्टमेंट एक्शन लेने लगता है कि अरे ये बगावत कर दिया इसने, खुद उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा देते हैं, या ऐसा बता देंगे कि इंटरनल इंफॉर्मेशन जाके बाहर दे रहा है। तो ऑलरेडी हमारे पास एक विसल ब्लोअर एक्ट था, लेकिन इसको अभी डाइल्यूट कर दिया गया है। तो इसीलिए एक और रीजन है कि ये जो विसल ब्लोअर है वो खुल के सामने अब नहीं आ रहे हैं। तो दीज आर द रीजन। तो एथिक्स का भी आप चीजें एग्जाम्पल दे सकते हैं, और क्या उनका मेन दिक्कत है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकली है कि जो यहाँ पे ऑफ एकोमोडेशन, ट्रेजरी बेंच, जो गवर्नमेंट होती है उसको ट्रेजरी बेंच कहते हैं, क्योंकि उनके पास फिनेंशियल होता है, फिनेंशियल पावर जो होता है गवर्नमेंट के पास होता है। इनको ट्रेजरी बेंच कहते हैं, जिस तरफ वो बैठे होते हैं। जैसे पार्लियामेंट में देखिएगा कि एक तरफ गवर्नमेंट के लोग बैठे होते हैं मेंबर्स, एक तरफ अपोजिशन बैठी रहती है। इस बेंच को ट्रेजरी बेंच भी कहते हैं। एंड द अपोजिशन मस्ट अपहोल्ड द पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन। तो यहाँ पे ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अभी जो कंटिन्यूसली 3-4 दिन से देखा जा रहा है, इसमें हमने देखा है कि जो एकदम लोवेस्ट लेवल ऑफ द डिबेट है वहां तक जा रहा है कि लोग एक दूसरे पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जैसे रिलीजन का भी आप कह रहे हैं कि लेके एक दूसरे पे डिबेट कर रहे हैं, फिर पर्सनल भी अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है। तो दिस आर द थिंग्स दैट इज शोइंग दैट द जो हमारा पार्लियामेंट्री एक मर्यादा होता है उसको आप कहीं ना कहीं बहुत लो लेवल पे ले जा रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि ऐसा आशा था कि पिछली बार 146 अपोजिशन मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया था, तो इस बार कोलिशन गवर्नमेंट है, इस बार अपोजिशन स्ट्रांग रहेगी। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि कहीं ना कहीं चीजों को सही तरीके से चलाई जाए। जैसे पिछली बार पोस्ट ऑफ द
डिप्टी स्पीकर खाली रखा था 5 साल। तो इस बार भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं है। अभी भी देखिएगा जो ऑपोजिशन गया था बोलने, जो गवर्नमेंट थी कि आप, हम लोग जैसे इंडिया ब्लॉक ऑपोजिशन है, ये लोग गए थे गवर्नमेंट के पास ये बोलने की स्पीकर निर्विरोध आप चुन लीजिए, डिप्टी स्पीकर हम मुझे दे दीजिए, जो हम लोग अपोजिशन है। तो गवर्नमेंट इस पे एग्री नहीं हुआ था, बाद में इस पे इलेक्शन होना था। हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पीकर का इलेक्शन हुआ था, बाद में इज्जत बचाने के लिए ये था कि जो अपोजिशन राहुल गांधी थे और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, दोनों लोग स्पीकर को साथ पहुंचाने ले गए थे जो उनका सीट है। तो एक तरीके से ये अच्छी बात है, ये दिखाता है कि देयर इज द हारमनी, कहीं ना कहीं हारमनी होना भी जरूरी है। और वहां पे वॉइस वोट से ही एक्सेप्ट कर लिया था, वोट का डिवीजन नहीं करवाया था, काउंटिंग नहीं करवाया था, मान लिया था कि सर्वसम्मति से जीत गए। तो दीज आर द गुड थिंग। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें इसको फर्दर और आगे लेके जाना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि बुलडोजिंग ऑफ अपोजिशन जो लास्ट टाइम का एजेंडा था वैसा चीजें ना हो जाए। तो ये यहाँ पे टोटल डिस्कशन इसी पे इन्होंने किया है। ये कुछ खास नहीं है, ये फैक्ट्रीज में जो डिजास्टर आता है, एक तरीके से वो जो डिजास्टर हम लोग पढ़ रहे थे वैसे ये भी है कि जो मुंबई में हम देखते हैं कि ब्लास्ट कर जाता है, आग लग जाता है, तो उसको कितना हम लोग प्रिकॉशनरी चीजों को इंस्पेक्ट करते हैं। सेम चीज इसमें भी वही हो रही है, तो इसीलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये एक्स्ट्रा टाइम लेगा। ओके। तो वो एकदम एग्जैक्ट 443 नहीं होती है ना, वो बड़ा होता है। जैसे कैपेसिटी 400 500 वो है ना 543 की, लेकिन वो इतना बनाया जाता है कि 1000 लोग बैठे हैं। एकदम सीटें फिक्स नहीं होती, कैपेसिटी ज्यादा है। अभी जो नया पार्लियामेंट बना है उसकी तो कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ा के बनाया गया है कि बाद में एक्सटेंड हो। तो वो बढ़ते हैं तो उसी एरिया में इतना दिया जाता है कि जैसे एक अंदाजा लगा लिया जाता है कि नियर अबाउट 290 है गवर्नमेंट का, तो उनका 300 के आसपास रखा जाएगा, 400 दे दिया जाएगा, इधर वालों को ऐसे ही रखा जाएगा। टाइट सीटिंग नहीं होती है, यही आप पूछ रहे थे ना। वो नंबर एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, ऐसे चेयर नहीं रहते हैं। एक तो वो वाली चेयर होती है सोफा टाइप का कि उसमें कितने भी लोग बैठेंगे, और वो अंदाजा से ज्यादा होता है। मतलब ऑलरेडी ऐसा है हम लोगों का जो पार्लियामेंट कि कम जो ज्वाइंट मीटिंग हो तो ज्वाइंट मीटिंग भी कर ले, तो सीट्स का ऐसा नहीं कि टाइट फिक्सिंग नहीं है। नेम प्लेट्स, तो नेम प्लेट्स सबको दे देते हैं। नेम प्लेट चेंज भी तो होता है, कुछ फिक्स होगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर का होगा कि ये आगे का होगा, लीडर ऑफ ओपोजिशन का आगे होगा। और लोगों का तो वो तो डिपेंड करता है, दे चेंज, वो फिक्स नहीं होता है, अलग अलग तो बैठते रहते हैं, सत्यापन करना होता है। अब वो अब ये होता है कि किसको कितना लगता है। तो उसके लिए यही है कि मोशन ऑफ प्रिविलेज आ सकता है, लेकिन अपोजिशन के लिए तो नहीं होता है। यही वो एक्सपंज कर सकते हैं, जैसे स्पीकर को लगा कि ये चीजें सही नहीं है तो एक्सपंज करवा देते हैं। और उसमें मिनिस्टर होता है तब उस पर मोशन ऑफ प्रिविलेज लग जाएगा कि आपने गलत बताया, लेकिन अपोजिशन है तो यही है कि उसका एक्सपेंज करवा देंगे वो वाला। तो जनता डिसाइड करती है ना, जनता जब बुरी लगेगी तो वोट आउट करेगी। हम्म। वो तो अभी जब मानसून सेशन स्टार्ट होगा मुझे लग रहा है 22 से, अभी तो ये तो वोट टेकिंग सेशन है, तो फर्स्ट सेशन ऐसे ही है। मुझे लग रहा है ये तो मोशन ऑफ थैंक्स के लिए, मुझे लग रहा है 22 से मानसून सेशन स्टार्ट होगा, 21-22 से, तो उसमें शायद पास करें। इंटरिम बजट होता है कि वो अपना जब तक का 3-4 महीने का दे दिया, बाकी का ये लोग देंगे, तो वो उसी में पास करवाएंगे जो रिमेनिंग ईयर्स का है। तो मुझे लग रहा है अभी होने वाला है 22 से लेकर अगस्त तक होगा, अगस्त में, तो दैट विल बी पास इन दैट सेशन। ठीक है। और बेतुका बातें तो वो तो डिसाइड, स्पीकर्स का प्रोसीजर है वहां पे, तो वो डिसाइड करते हैं। कैसे, आपने पूरा वो सुना? पार्लियामेंट में ऐसे ही होता है, कुर्सी उसी भी चल जाती है। मोदी जी का जब पार्टी विरोध में था तो वही लोग ऐसे ही वेल में जाते थे। ये हमेशा जो ओपोजिशन होता है तो ये ऐसे ही होती है। इसलिए तो क्वेश्चन भी अब आ रहा है ना कि जो पार्लियामेंट्री जो हमारा
इनविजन रोल था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तब हमने सोचा था कि काफ़ी अच्छी पॉलिसी बनेगी, चीज़ें बहुत ऊपर लेवल से होगी, और जो जिस तरीके से डिग्रेड किया है तो उस पे तो चीज़ें ये तो है ही है। तो वही तो अभी 2-3 दिन का जो था काफी डिबेट वो था उस पे तो चल रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि इस समय वो प्रिंसिपल वाली पॉलिटिक्स रही नहीं है। जो पॉलिटिशियन है वो कितनी भी लो लेवल पे जाके गिर के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये तो इस समय काफी वो हो गया। तो होता है ऐसा, जब सोसाइटी चेंज होती है तो थोड़ी चीजें चेंज होती है। नेक्स्ट है कि राइज ऑफ द फार राइट इन द यूरोप एंड इट्स रैमिफिकेशन। तो ये केवल इंडिया में ही नहीं हो रहा है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये सब चीजें हो रही हैं। जैसे जो लोग नाजी को सपोर्ट करते थे वो लोग इस समय पावर में आ रहे हैं यूरोप में। फ्रांस का ही एक है जो जो पार्टी जैसे अभी आ रही है, नेशनल रैली नाम की एक पार्टी है, उसको 10 सीट भी नहीं मिल रहे थे 10 साल पहले तक, वो इस समय गवर्नमेंट बनाने जा रही है। इस समय उसको नियर अबाउट एकदम गवर्नमेंट के लिए 289 सीट चाहिए वहां पे फ्रांस में। दे आर गोइंग टू गेट दैट, मतलब इतना करीब आ गए हैं। तो यही यहाँ पे दिया है। इसकी जो लीडर है मैरीन ले पेंस है, और ये इस समय जा रही है। फार राइट्स का मतलब जो कि एकदम एक्सट्रीम राइट विंग्स का होता है, जैसे कि नाजी या फैसिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे जो किसी कम्युनिटी के खिलाफ एकदम हो उनका स्टैंड हो, या जो इमिग्रेशन के खिलाफ हो कि कोई बाहर से आ रहा है तो उसको हम नागरिकता नहीं दे। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट द रिप्रेजेंट द फार राइट। 3 तरीके का होता है, हम लोग पढ़े थे, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। तो फ्रांस में हम देखते हैं कि जो राइट विंग है वो काफी स्ट्रांग आ रही है। सेंटर के जो थे जो अभी प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनका इस समय पोजीशन 3rd नंबर पे चला गया है। वो सेंटर वाली पार्टी है, सेंट्रिस्ट पार्टी है। हाँ हाँ, तो वही तो स्नैप इलेक्शन करा दिया इन्होंने। इनको लगा जैसे यूरोप का इलेक्शन हो रहा था तो वहाँ पे फार राइट को ज्यादा मिल गया था, तो इन्होंने उनको लगा कि कहीं मतलब एक तो मेरा खुद का जो गवर्नमेंट का जो ये क्या कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, ये लेजिटिमेसी लेने के लिए कि कहीं मैं ऐसा तो लोगों को न लगे कि मैं माइनॉरिटी में हूँ फिर भी गवर्नमेंट चला रहा हूँ। तो यूरोप में ऐसा है कि वो लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे इंडिया में खुश होते हैं कि 5 साल चला लिया, वहां पे ये खुश होते हैं कि जैसे पहले भी इन्होंने चैलेंज दे दिया कि यस मैं अभी पावर में हूँ फिर भी चैलेंज दे रहा हूँ कि मैं जीत जाऊंगा। तो ऐसे कंडीशन में होता है कि सेंटिमेंट्स लोगों का बदलने के लिए अभी इनको लगा कि लोग राइट की तरफ जा रहे हैं, फार राइट। अभी मैं आ जाऊंगा कि उनको ये दिखा दूंगा कि देखो मेरे लिए पावर उतना मायने नहीं रखता है, जो आइडियोलॉजी है वो गलत डायरेक्शन में नहीं जानी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि इनका सोच जो था वो उल्टा पड़ रहा है। ये नहीं जीत रहे हैं, जीत जो रहे हैं जिनको वो कम करना चाहते थे वो ज्यादा ही है। जो इनका फर्स्ट राउंड ऑफ द वोटिंग हुआ है, अभी नेक्स्ट आर्टिकल भी इसी पे है कि एन ओवरव्यू ऑफ द फ्रेंच इलेक्शन। तो इसमें देखिएगा जो फर्स्ट राउंड इलेक्शन हुआ है उसमें इनका जो वोट शेयर है 33% है। तो अब सेकेंड राउंड होगा, सेकेंड राउंड में जो 50% से ज्यादा होगा उसको उसकी इलेक्शन बनेगी। यहाँ पे हमेशा से ही 2 राउंड का प्रोसीजर है। 2 राउंड में जो होता है, पहले राउंड में जो 12% से कम, 12.5% से कम पाया होता है पार्टी या कैंडिडेट, उसको एलिमिनेट करके जो बच्चे हुए हैं उनमें कंटेस्ट होता है, और उसके बाद देखते हैं कि किसका कितना परसेंटेज आया। और 50 पार करवाना ही होता है, उसमें भी टॉप आया नहीं आया 50 से ज्यादा तो फिर उसको एलिमिनेट करके 2 को रखते हैं। 3rd लेवल पे भी इलेक्शन ये लोग कराते हैं। यहाँ पे एक फ्रांस की एक अच्छी सिस्टम है, जैसे इंडिया में जो मेन लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर है, पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास होता है कि वो हमारा नाम पे काम होता है। एक तरीके से उसको सिर्फ एक तरीके से क्या बोलते हैं, ट्यूटुलर, कि सिर्फ दिखाने के लिए बना के रखे, हाँ रबर स्टाम्प ट्यूटुलर। तो यहाँ पे देखिएगा कि फ्रांस फ्रांस में जो होता है प्राइम मिनिस्टर के पास कम पावर होता है, उसके पास भी पावर होता है। इंटरनल डिसीजन मेकिंग का जो होता है वहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, और जो मेन पावर होता है डिफेंस का या एक्सटर्नल अफेयर्स का वो प्रेसिडेंट के पास होता है। ओके, ये सिस्टम है। जैसे वहां पे ट्यूटलर कुछ नहीं होगा, लेकिन पावर जो प्राइम मिनिस्टर का है वो सिर्फ इंटरनल एरिया में होगा, मतलब अंदर की जो भी पॉलिसी होगी उस पे बनाएगा। लेकिन डिफेंस का एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। यहाँ पे कहीं दिया हुआ है आई थिंक, यहाँ पे
वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। हाँ, वो प्रेसिडेंट के पास, अगर बनाएगा भी तो वो बनाएगा। होता है ना कि उसकी जो जितने भी पावर होगी, वो जैसे यूएस में प्रेसिडेंट हो गया, लेकिन फॉरेन को देखने के लिए उनका है ना सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी एक आते हैं ना, ब्लिंकन अभी बना के रखा है, तो कोई कोई आता है, तो ये बना देंगे। लेकिन जो मेन पावर दिया गया है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, वो जब चाहेगा हटा देगा, जब चाहेगा बनाएगा। नहीं, उनका अलग होता है प्राइम, हाँ उनका अलग होता है। जैसे इंडिया में अलग अलग सिस्टम है, इनमें भी अलग अलग सिस्टम है। हाँ, वो वोटिंग डायरेक्ट हो रही है प्रेसिडेंट की। ओके। 16 देशों का इसलिए कि वो फ्रांस के फॉरेन में छोटे छोटे वो लोग जो कॉलोनी कैप्चर करके रखे हैं, जैसे फ्रेंच गुवेना है। हाँ बड़ा है, लेकिन ये है कि वो उनके जो टेरिटरीज हैं, फॉरेन टेरिटरीज बहुत हैं, इसमें भी दे रखा है कि इनका भी अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें भी कहीं ये चीजें दे के रखी हैं। हाँ बहुत बड़ा है, हर जगह है, क्योंकि यूके का भी है, यूएस का भी है। कहीं ना कहीं इसमें दिया हुआ है ये सब चीजें, एक जगह ये चीजें बताई हुई हैं कि कहाँ से कितने लोग आएंगे, फॉरेन का भी है इसमें, या इसमें कहीं ना कहीं दिया हुआ है। ऐसे कंडीशन में ये होता है ना, जैसे मैं जाऊं किसी बिहार का एकदम गरीब एरिया है, ठीक है, उसमें मैं बोल दूं कि छोटा सा दो चार गांव है, और वहां से मैं बोल दूं कि इंग्लैंड का आपको नागरिकता हो जाए और उनको लंदन जाने का फ्रीडम हो जाए, फिर लंदन से खूब पैसे आए उस गांव में, वो अमीर हो जाए। जैसे आप देखते होंगे कि क्रिश्चियन मिशनरी जहाँ पे जाती हैं, बहुत जल्दी लोग कन्वर्ट होते हैं और वहाँ का एजुकेशन काफी सुधार हो जाता है। जैसे आप यहाँ जाएंगे मिजोरम, इन सब एरिया में मैक्सिमम कन्वर्ट हो गए हैं क्रिश्चियनिटी में, और क्रिश्चियन मिशनरी उनके लिए बहुत काम करती हैं। तो जब उनको इतना फायदा हो रहा है, एक इंसान को क्या चाहिए, जैसे एक देश के प्रति जो लॉयल्टी है वो इमोशंस है, लेकिन भूखे पेट न भगवान दिखता है और न ही देश दिखता है। जब आदमी भूखा होता है तो उसको रोटी चाहिए होता है, आर यू गेटिंग ना। जब ऑलरेडी उनको सब कुछ डेवलपमेंट, बढ़िया एजुकेशन मिल रहा है और हर चीज बढ़िया है, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज का नेशन क्यों बनेंगे, नागरिक क्यों बनेंगे, कोई भी चाहेगा ना। इंडिया में लोग इतना, भले ये लोग कहते हैं कि कई लोग आप देखिएगा कि एकदम इंडिया के बहुत भक्ति दिखाएंगे, मैच में बहुत वो दिखाएंगे, लेकिन जो यूएस का नागरिकता मिलता है तुरंत यहाँ से रफा दफा हो जाते हैं। आज वो गेटिंग ना, लोग कनाडा ऐसे अक्षय कुमार दिखाएंगे कि बहुत बड़े इंडियन है, कनाडा का नागरिकता मिला तुरंत शिफ्ट हो गए। एवरीवन वांट्स टू बी, ये होता है ना, बहुत कम लोग इमोशनली लास्ट तक अटैच होते हैं। तो ऐसे बहुत से एरिया हैं जहाँ पे इलेक्शन भी हुआ, लोगों ने फ्रांस और यूके के पक्ष में दिया। अभी एक मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, इलेक्शन हुआ था अर्जेंटीना के पास, एक छोटा सा आइलैंड है, तो अर्जेंटीना चाहता था अपने में मिलाना। लोगों, जब इलेक्शन हुआ तो 90% लोगों ने कहा कि हम उसके साथ रहेंगे, यूके के साथ रहेंगे, तो यूके का ही पार्ट है। ऐसे ही होता है ना। जैसे अभी कश्मीर में रिलीजन छोड़ दें और इंडिया और पाकिस्तान का ऑप्शन देते, तो इंडिया का वो लोग करते हैं ना, रिलीजन के कारण चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन रिलीजन हटा देते हैं और उनको ऑप्शन दिया गया होता वोटिंग का, तो वो तो जो डेवलप्ड है उसी के साथ जाएंगे ना। या चाइना का अगर किसी एरिया को दिया जाए, लेकिन चाइना के साथ अलग इशू है, चाइना थोड़ा सा क्रूअल है, ऑपरेशन करता है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो थोड़ी सी अब थोड़ी सी राइट्स की भी बात करती हैं, तो वहां पे उतना ऑपरेशन नहीं है। ये लोग भी करते हैं, लेकिन इनका एक जो इमेज बना के रखा है वो पॉजिटिव बना के रखा है। तो ये सब चीजें समझ में आ रही है कि कैसे उनकी टेरिटरीज है, कैसे अलग नेशंस पे वो है। नाटो के बारे में कुछ इन्होंने दिया है कि नाटो का कैसे फॉर्मेशन हुआ। जब आपस में लड़ रहे थे तो इन्होंने स्टार्ट किया, और नियर अबाउट नाटो जब स्टार्ट हुआ था तो 12 कंट्रीज से इन्होंने मिलकर स्टार्ट किया था। पहले ये आपस में एक दूसरे के सस्पिशन में थे कि ये सच में मिलके लड़ेंगे कि नहीं, लेकिन ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम यूनिटी रही, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर की लड़ाई नहीं थी। जैसे 18th और 19th सेंचुरी में मैक्सिमम बैलेंस ऑफ पावर की लड़ाई होती थी, कि एक कंट्री आपस में दोस्त है, लेकिन वो एक दूसरे को सस्पिशन से देखेंगे कि कहीं ये मुझसे ज्यादा ताकतवर ना हो जाए और कहीं ये डोमिनेशन ना करने लगे। तो ये नाटो में नहीं था, एक बचने का कारण है। ओके। एंड जो पहले बैलेंस ऑफ पावर होने का कारण ये भी था कि आपस में कोई उतना एफिनिटी नहीं रहती थी, मतलब होता है ना भाईचारा।
लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन के कारण जो एक तरीके से रहने सहने का है नाटो के मैक्सिमम कंट्रीज में वो एक जैसे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें एफिनिटी भी है, तो बॉन्डिंग ये बढ़ गई है, तो इसलिए नाटो अभी भी फेल नहीं हुआ है। इन्होंने यहाँ पे कंडीशन दे के रखा है कि क्या क्या कंडीशन था जब नाटो जल्दी से बना दिया गया। एक तो बर्लिन वॉल का जो कंडीशन था, स्टालिन वॉल बना दिया था, फिर उनको खाने नहीं दे रहे थे, ऐसे कंडीशन में लगा कि जो स्टालिन है वो इंक्रोच कर सकते हैं, तो ऐसे केस में उन्होंने जल्दी से एक्सपेडाइट करके नाटो बनाया। तो दीज आर द थिंग दैट इज गिवन। ये बुक लिखा है, ये 2-3 बुक है, इस बुक में ये सब चीजें मेंशन है। तो दिस इज ऑल अबाउट। सो हियर वी विल कंक्लूड दिस सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।